बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 41 मुलाहिज़ा फरमाएं। चौधरी की गर्म निगाहें शानी के सरापा पर थी। आतिशदान में लहराती सुर्खी उसके सेहतमंद चेहरे पर मुनक्कस हो रही थी। घनी मूंछों के नीचे उसके होंठ मुस्कुराने वाले अंदाज में खींचे और उसने आगे झुकते हुए शानी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसके अंदाज में बला का एतमाद था। शानी का हाथ लर्जा मगर पीछे नहीं हट सका। आतिशदान में शोले फुंकार रहे थे। चौधरी ने मदम खमवार आवाज में कहा, किसी वक्त लगता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत कि मैं खुद हैरान होता हूँ। मैं तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहता, बस चाहता हूँ कि तुम इसी तरह मेरे पास बैठो, बातें करो, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में रहे, हमारे सामने चाय का कप हो, बस मैं कुछ ज़्यादा नहीं चाहता। शानी का दिल फड़क रहा था। वो खुश्क लबों पर जबान फेर कर रह गई। वो जानती थी चौधरी जो कुछ आज कह रहा है वो कल इसकी जबान पर नहीं होगा। आज वो सिर्फ पास बैठने, हाथ थामने की बात कर रहा है, कल वो कुछ और कह रहा होगा। उसके बस में होता तो वो कह देती, अगर मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करूं तो मैं दुनिया की सबसे अहमक औरत हूं। वो कैसे कह सकती थी? वो तो चौधरी के बारी बरकम हाथ तले अपने हाथ को जुम्बश देते हुए भी डरती थी। हाथ जैसे एक जिस्म था और एक दूसरे जिस्म की गिरफ्त में था। अपने अंदर ही अंदर कसमसा रहा था, सटपटा रहा था, गिरफ्त से निकल जाना चाहता था मगर बेबस था। शानी की मुश्किल को बाबू की खांसी ने आसान किया। उसने जल्दी से अपना हाथ चौधरी के बारी हाथ तले से निकाल लिया। चौधरी भी जरा चौंक कर अध खुले दरवाजे में से बाबो के बिस्तर की तरफ देखने लगा। बाबो गुनूदगी में कुछ बड़बड़ा रही थी। शानी ने मौका गनीमत जाना, मैं चलती हूँ, उसने कहा। चौधरी की खामोशी नीम रजामंदी जैसी थी। शानी ख्वाबीदा मुन्ने पर एक निगाह डालती दबे पांव बाहर निकल आई। सुबह का वक्त था। शानी ने पथरीली जालियों की दूसरी तरफ कोठी के सरसब्ज लान में झांका। आज इसे कुछ हलचल सी नजर आ रही थी। नौकर चाकर अंदर बाहर आ जा रहे थे। सवेरे ही सवेरे लान और बरामदे की सफाई भी हो गई थी। शानी ने चौधरी बशीर और कादरे को देखा। चौधरी बशीर मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। चौधरी कादर एक चौकस गन बैन से बातचीत में मसरूफ था। जाला ने शानी को जाली में झांकते देखा तो चुपते लहजे में बोली, कोई खास बात है चौधरानी? शानी चौंक कर पीछे हट गई, फिर संभल कर बोली, आज सुबह सवेरे ही बड़ी भाग दौड़ हो रही है कोठी में। परोने मेहमान आ रहे हैं ना? कौन परोने? वो जो बड़ी चौधरानी का इलाज कर रहे हैं हजरत साहब। वो अकेले हैं या कोई और भी है उनके साथ? उनकी बीवियां उनके साथ होती हैं जी। तुम्हारा मतलब है बीवियां? हाँ जी, 3 बीवियां हैं उनकी। 2 तो हर वक्त साथ रहती हैं, पढ़ी लिखी औरतें हैं। हालांकि हजरत साहब खुद सादा से बंदे हैं। कब आना है उन्होंने? शानी ने बबून बेल के पत्तों पर हाथ फेरते पूछा। आज ही किसी वक्त आएंगे। सुना है कि 1 दिन रहेंगे, बल्कि ये भी हो सकता है कि 1 दिन से ज्यादा लग जाए। अगर आपने मिलना है तो चौधरी जी से गल करें, हो सकता है कि वो आपकी मुलाकात करा दें। हर तकलीफ बीमारी का इलाज है हजरत साहब के पास। ये जो आप हर वक्त उखड़ी उखड़ी रहती हैं, हो सकता है कि ना रहें। जाना के लहजे में हस्बे मामूल काट दी। शानी उसकी बात को नजरअंदाज करती बरामदे की तरफ चली गई। अब तक उसने उन हजरत साहब का काफी जिक्र सुना था, अब वो उस शख्स को देखना चाहती थी। हजरत साहब की आमद 11 बजे के करीब हुई। शानी ने छत पर से देखा एक पेजेरो जीप के साथ 2 गाड़ियां और भी थी। सबसे पिछली गाड़ी में 2 मुसल्ला मुहाफिज भी दिखाई दे रहे थे। अंदरूनी गेट से गुजरने के बाद ये गाड़ियां कोठी के पोर्च की तरफ हो चल गई। मेहमानों के पहुंचते ही मुलाजिम भाग दौड़ करते नजर आए। शानी ने यह भी देखा कि मर्द मुलाजिम फौरन कोठी के रिहायशी हिस्से से निकल गए। चौधरी का मूड आजकल मेहरबानी का था। शानी ने जाला के हाथ चौधरी को पैगाम भेजा कि वो भी हजरत साहब को देखना चाहती है। इसे ठीक से पता नहीं था कि इसकी दरख्वास्त का क्या जवाब आएगा। दरहकीकत चौधरी ये चाहता था कि शानी का कोठी में आना कम से कम हो। अब तक के क़याम में वो सिर्फ एक ही बार कोठी गई थी, और वो भी बाबू की मुसलसल ख्वाहिश पर थोड़ी देर के लिए। इसी दौरान में किसी मुलाजिम या मुलाजमा को पता नहीं था कि कौन आया और कौन गया। दरहकीकत चौधरी नहीं चाहता था कि जाला, जोरा और कादरे के सिवा किसी चौथे शख्स को यह मालूम हो कि शानी कौन और क्या है। कुछ दिन पहले बारबेक्यू के प्रोग्राम में होने वाली तब्दीली भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। चौधरी ने पहले ये प्रोग्राम कोठी की छत पर रखा था, फिर उसे अनेक्सी की छत पर मुंतकिल कर दिया। शानी की दरख्वास्त का जवाब दोपहर 4 बजे के करीब आया। जाला ने बताया कि शाम के बाद वो किसी वक्त हजरत साहब को देख सकेगी। शानी बेचैनी से इंतजार करती रही। इसके ज़हन में हजरत साहब के मुख्तलिफ फेवले उभरते रहे। उसके साथ साथ ये सवाल भी उभर रहा था कि हजरत साहब किस हद तक काबिले भरोसा या नाकाबिले भरोसा हैं। रूहानियत से शानी को इनकार नहीं था। वो ये भी जानती थी कि हमारे कुर्बो जवार में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी अकल उस समय से बाहर है। नगीना वाला वाक़या इसकी एक नाकाबिले तरदीद और नाकाबिले फरामोश मिसाल था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि हमारे गिरदोपेश में बहुत से ऐसे इब्नुल वक्त हैं जो रूहानियत का लिबादा ओढ़कर अवामुन नास से उनकी सादालुई का खराज वसूल करते हैं। 9 बजे के करीब जाला आई और उसने बताया कि चौधरी साहब बुला रहे हैं। शानी पहले से तैयार बैठी थी, धड़कते दिल के साथ उठी और शाल लेकर जाला के साथ चल पड़ी।
दरमियानी दरवाजे से गुजरकर वो कोठी के लान में नीचे और फिर अंदरूनी हिस्से में आ गए। जाना यहाँ से वापस चली गई। सागवान के मेहराबी दरवाजे के सामने एक अजनबी औरत खड़ी थी। उसकी उम्र 50 के करीब रही होगी। शानी को देखकर वो होले से मुस्कुराई और पंजाबी लहजे में बोली, जूती उतार दो। शानी ने चप्पल उतार दी। कोई चूड़ी कंगन वगैरह तो नहीं पहना हुआ तुमने? औरत ने पूछा। शानी ने नफी में सारी लाया। वो उसे कैसे बताती कि वो चाय भी तो ऐसी चीजें नहीं पहन सकती। औरत ने अपने हाथ से शानी के सर पर शाल दुरुस्त की, फिर आहिस्ता से सागवान का दरवाजा खोला और उसे अंदर भेज दिया। अंदर जाती सलाम कहना है। उसने शानी के कान में सरगोशी की। शानी को सामने बाबू का कमरा नजर आया। दरवाजा खुला था। जो सबसे पहली चीज शानी की हवा से टकराई वो एक तेज खुशबू थी। बड़ी अनोखी और अजनबी खुशबू थी। कमरे का मंजर ही चौंका देने वाला था। शानी को 2 लड़कियां नजर आईं। उन्होंने टखनों तक जाते हुए खुले लिबादे पहन रखे थे। वो पर्दे में थी, सिर्फ उनकी आंखें नजर आ रही थी। एक 30-35 साल शख्स भी कमरे में मौजूद था। उसने पतलून कमीज पहन रखी थी। वो गालबन बाथरूम से हाथ धोकर निकला था और अब तौलिए से साफ कर रहा था। शानी को हजरत साहब कहीं नजर नहीं आए। फिर भी उसने सलाम किया और खामोशी से एक तरफ खड़ी हो गई। एक गोशे में चौधरी बशीर भी खास सीने पर बांधे खामोश खड़ा था। बाबू उजले बिस्तर पर दराज थी। उसकी आंखें बंद थी। मखमल का सुर्ख लियाफ उसकी ठोड़ी तक खींचा हुआ था। गर्म चादर ने उसके सर को ढांप रखा था। वो पहले से ज्यादा कमजोर दिखाई देती थी। कमरे में और कमरे से बाहर एक गंभीर सन्नाटे का राज था। यूं लगता था कि सुई भी गिरेगी तो आवाज आएगी। बाथरूम का दरवाजा बंद था। शानी ने अंदाजा लगाया कि हजरत साहब बाथरूम में होंगे। चलने में बाद जब चौधरी ने पतलून कमीज वाले शख्स को हजरत साहब कहकर मुखातिब किया तो शानी का दिमाग भग से उड़ गया। चौधरी ने कहा था, हजरत साहब बड़ी लाइट चला दूं? पतलून कमीज वाले ने नफी में सारी लाया। उसकी निगाहें मुसलसल झुकी हुई थी। उसने अभी तक शानी को भी नहीं देखा था। तो ये है हजरत साहब? शानी ने बेहद तहय्युर के आलम में पूछा। वो बिल्कुल जवान साल था। बाल मांग निकाल कर बनाए गए थे। दाढ़ी बराए नाम थी। यूं लगता था कि चंद दिन की शेव बढ़ी हुई है। सर की तरह दाढ़ी के बाल भी स्याह थे। उसने अपना सुर्ख दाढ़ियों वाला स्वेटर उतार कर एक तरफ कुर्सी पर रखा हुआ था। बाबू ने अपनी नीमा सुर्ख आंखों से शानी की तरफ देखा। उसने शानी को पहचान लिया मगर उसके चेहरे पर कोई खास तासर जाहिर नहीं हुआ। गालबन वो किसी दवा के जेरे असर थी। शानी ने एक और बात नोट की। मुस्ततील शक्ल के बड़े पिंजरे की दरमियानी रुकावट हटा दी गई थी। अब ये एक ही पिंजरा नजर आ रहा था। दोनों तोते इकट्ठे ही पिंजरे में घूम फिर रहे थे। एक चीज पर शानी ने पहले गौर नहीं किया, लेकिन आज ये बात समझ में आ रही थी कि उनमें से एक नर और एक मादा थी। जो दूसरी हैरत अंगेज चीज शानी को नजर आई थी वो ये थी कि दोनों नकाबपोश लड़कियों में से एक उस पिंजरे के पास मौजूद थी। वो कुर्सी पर बैठी थी और उसके हाथ में स्टील की एक तेज नोकदार सलाख नजर आ रही थी। उसकी निगाहें मुसलसल पिंजरे पर मरकूज थी। पतलून कमीज वाला शख्स हाथ वगैरह पूंछ कर बाबू के सराने की तरफ आरामदेह सोफे पर बैठ गया। चौधरी ने कहा, हजरत साहब मैं अब जा सकता हूँ? हाँ ठीक है, ठहरी पाटदार आवाज में कहा गया। चौधरी ने शानी की तरफ देखते हुए कहा, यह मकबूल की अजीजा यहीं मौजूद है। अगर कोई काम हो तो इसे बता दीजिएगा। हजरत साहब ने शानी की तरफ देखे बगैर इस बात में सर हिलाया और अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद करके जैसे मुराकबे में चले गए। दूसरों की तरह चौधरी भी नंगे पांव था। उल्टे कदमों चलकर बाहर निकल गया। शानी गोशे में साकत खड़ी खुद को बेचैन महसूस करने लगी। तेज खुशबू इसकी हिस्से शामा पर एक बोझ की तरह थी। चौधरी के बाहर जाने और दरवाजा बंद होने के बाद दोनों लड़कियों ने अपने नकाब हटा दिए। दोनों ही कबूल सूरत थी, बल्कि जो उम्र में छोटी नजर आती थी उसे खूबसूरत कहा जा सकता था। शानी के अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 25-26 के लगभग होगी। दूसरी 28 से ऊपर की दिखाई देती थी। उसका जिस्म भी पहली के मुकाबले में भरा भरा था। दोनों हजरत साहब के सामने मुअद्दब नजर आती थी। गालिब इम्कान यही था कि हजरत साहब की बीवियां हैं। एक और चीज शानी देख रही थी और ये दोनों खवातीन के हाथों पर सफेद दस्ताने थे। वो भी नंगे पांव थी। सिर्फ हजरत साहब के पांव में स्लीपर दिखाई देते थे। उनमें से जो छोटी थी वो बाबू के बिल्कुल करीब कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपना दस्ताना पोश हाथ लियाफ में दाखिल किया। लियाफ थोड़ा सा सिरका और तब शानी को अंदाजा हुआ कि लियाफ के नीचे बाबू का बालाई जिस्म बेलिबास है। लड़की ने अपना हाथ लियाफ के नीचे बाबू के दिल के मुकाम पर रख दिया और उसे आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश देने लगी। लड़की का दूसरा हाथ हजरत साहब ने अपने दाएं हाथ में थाम लिया और गर्दन झुकाकर गहरे मुराकबे में जाते दिखाई दिए। यानी हजरत साहब ने अपनी बीवी के हाथ के जरिए बाबू के दिल के मुकाम से ताल्लुक जोड़ लिया था और अब किसी नामालूम अमल में मसरूफ था। 2-3 मिनट तक इसी तरह मसरूफ रहने के बाद उसने अचानक लड़की का हाथ छोड़ दिया और आंखें खोल दी। लड़की शानी की तरफ देखने लगी। वो शख्स भी शानी की जानिब देख रहा था, मगर उसकी नजर शानी के चेहरे या जिस्म पर नहीं थी। वो शानी के पांव के करीब फर्श की तरफ मुतवज्जो था। तुम्हारी सोच वही है जो आमतौर पर तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों की होती है, वो शानी से मुखातिब होकर बोला और शानी कांप गई। आप मुझसे कह रहे हैं? हाँ तुम्ही से कह रहा हूँ। वो उसको देखे बगैर बोला, जो कुछ यहाँ हो रहा है तुम उसे बेकार का तमाशा समझ रही हो, मगर ये बेकार तमाशा नहीं है। जो कुछ हमारी समझ में ना आए वो बेकार नहीं होता, बल्कि अक्सर वही कारआमद होता है। जहाँ कॉलेजों यूनिवर्सिटियों का इल्म खत्म हो जाता है
वहां से एक और इल्म शुरू होता है। इस इल्म को समझने के लिए खास आंखों, खास दिमाग की जरूरत है। माफी चाहती हूँ, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। समझ में आ रही है, वो बेहद ठहरे हुए लहजे में बोला, लेकिन वो नतीजा तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा जो तुम्हारी सोच की वजह से निकल रहा है। इस कमरे में हम 5 अफराद मौजूद हैं, मगर तुम्हारी सोच बाकी चारों से मुख्तलिफ है। जब किसी महफिल में कोई एक सोच बाकियों से मुख्तलिफ होती है तो वो सब पर असर डालती है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं चाहूंगा कि तुम दूसरे कमरे में चली जाओ। उसकी आवाज इतनी पाटदार थी कि लगता था कि उसकी आवाज है ही नहीं। शानी दम बखुद खड़ी रही, फिर पता नहीं कैसे उसके अंदर एक दम जुरात पैदा हुई। शायद उसका सबब यह था कि वो बाबू से मोहब्बत करती थी और बाबू इस कमरे में इन लोगों के दरमियान तनहा पड़ी थी। वो मजबूत लहजे में बोली, क्या मैं आपसे इतना पूछ सकती हूँ कि बाबू की तकलीफ क्या है? क्या मतलब, बाबू की तकलीफ रूहानी है या जिस्मानी? इस सवाल से तुम क्या साबित करना चाहती हो? आप जिस किस्म का इलाज कर रहे हैं वो किसी रूहानी तकलीफ का तो हो सकता है, जिस्मानी का नहीं। और ये बात साबित है कि बाबू को दिल का आरता है। हजरत साहब का चेहरा सुर्ख हो गया, पेशानी की रगें उभर आई। एक लम्हे के लिए महसूस हुआ कि वो शानी को तफसील से जवाब देना चाहता है, मगर फिर जैसे ये सोचकर इरादा बदल दिया कि शानी इस लायक नहीं। उसने गहरा सांस लेकर अपने पास बैठी लड़की को मुखातिब किया और बोला, सद्दफ, तुम इसे दूसरे कमरे में ले जाओ और बात करो। जिस लड़की को सद्दफ कहा गया था वो फौरन अपनी जगह से उठी। उसने शाइस्ता लहजे में शानी को अपने साथ आने के लिए कहा। शानी ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। सद्दफ नामी लड़की ने नकाब खिसकाकर फिर चेहरे पर कर लिया। उल्टे कदमों कमरे से निकल रही थी, मगर शानी ने ऐसा कोई एहतमाम नहीं किया था। दोनों एक छोटे से मुलिका कमरे में आ गईं। सद्दफ नामी लड़की ने शानी को सोफे पर बैठने के लिए कहा और खुद भी बैठ गई। वो खुले लिबादे में थी, ताम अंदाजा होता था कि उसका जिस्म छरेरा और मुतनासिब है। रूह जिस्म से अलहदा कोई चीज नहीं और ना जिस्म रूह से अलहदा कोई शय है। सदफ ने बगैर किसी तमीर के कहना शुरू किया, इसलिए हम रूहानी और जिस्मानी इलाज को जुदा जुदा खानों में नहीं बांट सकते। इसी तरह तरीका इलाज के बारे में भी कोई खास हद या पैमाना मुकर्रर नहीं किया जा सकता। एलोपैथिक हिकमत, होम्योपैथिक, आकुपंक्चर, वैदिक, ये इलाज के चंद तरीके हैं। ऐसे बेशुमार तरीके और भी हैं और अपनी अपनी जगह सब तरीके खास हालतों में खास फायदे और नुकसान रखते हैं। हजरत साहब का भी एक खास तरीका इलाज है। ये जिस्मानी के साथ साथ रूहानी भी है और बहुत हद तक नफ्सियाती भी। लड़की लबो लहजे से वाकई तालीम याफ्ता लगती थी। आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, मगर इलाज के बेशुमार तरीकों में से कुछ मुस्तनद हैं और कुछ गैर मुस्तनद। इनको तजरीबाती तरीके कहा जाता है। आपका तरीका किस खाने में आता है? वो शानी को गहरी नजरों से देखते हुए मुस्कुराई। मुझे लगता है कि आप एलोपैथिक को ज्यादा मानती हैं, मगर शायद आपके इल्म में ये बात ना हो कि हजरत साहब के मरीजों और बदाओं में कमोबेश 40-50 डॉक्टर खवातीन व हजरात भी हैं। उनमें से कुछ अपने शोबे के स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा भी मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक रखने वाले बेशुमार अफराद हजरत साहब से इस्तेफादा करते रहते हैं और कर रहे हैं। मसलन शानी बहस पर आमादा थी। मसलन बहुत से अफराद हैं। मसलन मैं खुद हूँ। वो इंकशाफ अंगेज लहजे में बोली, मैं समझी नहीं। मैं क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर हूँ। हजरत साहब बेरे शोरी नहीं, बेरे मसीहा और मोहसिन भी हैं। मेडिकल के आखिरी 2 सालों में मैं सर दर्द की पेचीदा तकलीफ में मुब्तला थी। 2 साल तक दर्जनों डॉक्टर हजारों नुस्खे बदलने के बाद भी ठीक नहीं हुई। हजरत साहब के दस्ते शफा ने मुझे नई जिंदगी दी है। शानी हैरत से सुनती रही। सदफ ने मुस्कुराते हुए कहा, हजरत साहब की मंजली बीवी आपी अरीसा फिराकी हैं। उन्हें आपने साथ वाले कमरे में देखा है। आप जानती हैं वो कौन है? शानी सवालिया नजरों से सदफ की तरफ देखती रही। पंजाब के मारूफ हकीम ताजदार फिराकी का नाम तो सुना होगा आपने। उनके 2 बेटों ने भी हिकमत में बड़ा नाम कमाया है। आपी अरीसा हकीम ताजदार फिराकी की बेटी हैं। हकीम सब खुद भी हजरत साहब के दरीना मदाओं में शुमार होते हैं। ये बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपको हजरत साहब की हैसियत और मर्तबे का थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। आप उनकी उम्र हुलिये वगैरह पर ना जाएं। ये देखें कि कुदरत ने उन्हें सलाहियतें क्या दे रखी हैं। अगर आप अचानक सदफ चौंक गई, शानी भी ठिठक गई। साथ वाले कमरे के अंदर से किसी परिंदे के चीखने की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही जोर का खटका भी हुआ था। सदफ ने शानी को वहीं छोड़ा और जल्दी से दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आ गई। अधखुले दरवाजे में से शानी की निगाह एक हैरत अंगेज मंदिर पर पड़ी। खौफ की एक लहर इसके सरापा में दौड़ गई। हजरत साहब की मंजली बीवी ने एक तोते को मार दिया था। उसके हाथ में स्टील की सलाख थी और ये सलाख तोते के जिस्म के आर पार हो चुकी थी। खूबसूरत सफेद तोता अभी तक तड़प रहा था। उसके खून के छींटे पिंजरे से बाहर तक आ रहे थे। हजरत साहब ने झुककर फुर्ती से पिंजरे का दरवाजा खोला और तड़पते फड़कते खून चुका परिंदे को थाम लिया। हरीसा नामी लड़की ने खून आलूद सलाख तोते के जिस्म से खींच ली। इसी दौरान में सदफ ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और तहियर खेद मंदिर शानी की नजर से ओझल हो गया। कहीं किसी किताब में पड़ी हुई एक पुरानी बात शानी के जहन में गूंजने लगी। लिखने वाले ने पुरीसरार बशर की उलूम का जिक्र करते हुए कुछ अनोखी बातें बयान की थी। उनमें कहीं लिखा था कि इंसानों के इलाज के लिए जानवरों को बीटिंग की हालत में खलाक किया जाता है।
नर और मादा के अव्वलीन बाइमी मिलाप के दौरान में नर को मारा जाता है और उसके ताज़ा खून को अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। शानी के दिल ने गवाही दी कि ये भी कोई ऐसी सूरत हाल है। इसका दिल कराहत और दुख से भर गया। नए दौर में इंसान चांद सितारों पर कमंदे डाल रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग मुसलसल दुखी इंसानियत से सादगी और कम इल्मी का तावान वसूल कर रहे हैं। शानी का ज़हन किसी सूरत ऐसी खराफात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसका दिल चाहा कि वो दरवाजे को धक्का देती अंदर दाखिल हो जाए, अपनी भाभों को इन शोबदा बातों के पंजे से निकाल कर कहीं दूर ले जाए, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं था। वो अपनी जगह बैठी दुख की लहरों में गोते खाती रही। अंदर वो लोग किसी नामालूम कार्रवाई में मसरूफ रहे। इसी दौरान में शानी को कहीं पास ही से मुन्ने के रोने की आवाज आई। वो शायद नींद से बेदार हुआ था। शानी एक कॉरिडोर से गुजरकर उस कमरे में पहुंच गई जहां मुन्ना मौजूद था। वो बाबू को आवाजें दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। चौधरी बशीर भी शायद मुन्ने की आवाज सुनकर कमरे में पहुंचा था। उसे बहलाने की कोशिश में था। शानी को देखकर बोला, चलो अच्छा हुआ तुम आ गई हो, अब संभालो इसे। शानी को देखते मुन्ना नॉर्मल हो गया। शानी ने झुककर उसे उठाया, उसका मुंह चूमा और उसे लेकर किचन की तरफ चली गई। ताती अम्मी कहाँ हैं? उन्हें देखने के लिए डॉक्टर आया हुआ है, उन्हें दवा वगैरह दे रहा है। ताती अम्मी कब ठीक होंगी? बहुत जल्दी। वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? पहले की तरह मुझे गोदी में क्यों नहीं उठाती? अभी बीमार है ना? देखना जैसी अच्छी होंगी तुम्हें खूब प्यार किया करेंगी, ऐसे ऐसे और ऐसे। शानी ने बार बार उसका मुंह सर चूमते हुए कहा। वो ये क्यों कहती हैं कि मैं कहीं चली जाऊंगी? कब कहा है उन्होंने? शानी ने गुस्से से पूछा। कल भी कहा था, इससे पहले भी कहती थी मैं कहीं चली जाऊंगी तो रोना मत, एकदम बहादुर बन जाना, नदीम भाई के साथ मिलकर बहुत ज्यादा पढ़ना, फिर जब तुम बड़े हो जाओगे और अफसर बन जाओगे तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगी। अम्मी ने कहाँ जाना है ताती? वो मासूमियत से आंखें पटपटा कर बोला। शानी तड़प उठी। इसे मुन्ने को गले से लगाकर भींच लिया। अपने आंसू जब्त करते हुए बोली, वो तुमसे गलत कहती है, देखना चाहती है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। इसके ज़हन में आंधी चल रही थी। मुन्ने की बातों से पता चलता था कि बाबू की तकलीफ अंदर ही अंदर बढ़ रही है और इस बढ़ी हुई तकलीफ के बारे में वो अच्छी तरह जानती है। शानी माई बे आप की तरह तड़पने लगी। इसने वहीं बैठे बैठे तैयार कर लिया कि वो बाबू को हर सूरत लाहौर दिल के हॉस्पिटल लेकर जाएगी और इस सिलसिले में जैसे भी हो सका चौधरी बशीर को भी कायल करेगी। इतने में चौधरी बशीर तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसने शानी से कहा कि वो अनेक्सी में पहुंचे क्योंकि नारपुर से कुछ मेहमान आए हुए हैं। जाहिर था कि शानी की मौजूदगी में चौधरी किसी सूरत मेहमानों को कोठी में नहीं ला सकता था। शानी ने मुन्ने को बैला फिसला कर गोद से उतारा और गर्म शाल ओढ़कर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। जाने से पहले उसने चौधरी से मुखातिब होते हुए कहा, आप फारिग होकर मेरी तरफ आइएगा, जरूरी बात करनी है। चौधरी ने इस बात में सर हिलाया। शानी का इरादा था कि वो चौधरी को मजबूर करेगी कि बाबू को फौरन किसी अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाए। उसे उम्मीद थी कि वो चौधरी बशीर को कायल करने में कामयाब हो जाएगी। अब तक उसने महसूस किया था कि चौधरी अपने अजीजों की निस्बत किसी हद तक जिद्दत पसंद है। उसकी बातों से भी पता चलता था कि वो इलाज मुआवजे के दिकियानुसी तरीकों को पसंद नहीं करता। अब जबकि बाबू की हालत भी बिगड़ रही थी, चौधरी को इस बारे में सोच लेना चाहिए था। चौधरी उस रोज तो नहीं आया, लेकिन अगले रोज शाम के बाद उसकी सूरत नजर आई। मुन्ना भी उसके साथ था। चौधरी की बातों से पता चला कि बाबू की तबीयत हैरत अंगेज तौर पर संभल गई है। आज वो थोड़ा सा घूमी फिरी है और खाना भी खाया है। कुछ देर बाद जालान से भी इस बात की तस्दीक हुई कि बाबू की तबीयत बेहतर है। 2 रोज बाद शानी को देखकर खुशगवार हैरत हुई कि बाबू खुद चलकर इसकी तरफ आ रही है। मुन्ना भी इसके साथ था। बाबू का दम फूला हुआ था और रंग भी जर्द था, मगर यह भी बड़ी बात थी कि वो खुद चलकर आई है। शानी ने उसे आराम कुर्सी पर बिठाया और उसकी दिल जोई में मसरूफ हो गई। बाबू मुसलसल हजरत साहब की तारीफें कर रही थी। उसे पुख्ता यकीन था कि हजरत साहब के वसीले से कुदरत उसे शफा देगी। इस काम में देर जरूर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होगी। शानी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन यह हरगिज नहीं चाहती थी कि उसकी बातों से बाबू का इत्मीनान रुखसत हो जाए। ये सारी बातें उसके दिलो दिमाग के अंदर गूंज रही थी। वो जानती थी कि शोबदाबाजी करने वाले अताई मुआलिज मरीज को वक्ती तौर पर मुतमईन करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। बज़ाहिर फाका हो जाता है, मगर तकलीफ अपनी जगह जूं की तूं रहती है। कभी कभार वो ऐसा माहौल पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं कि मरीज सिर्फ नफ्सियाती तौर पर खुद को तंदुरुस्त समझने लगता है। बाबू से बातों के दौरान गुफ्तगू का रुख तोते की हलाकत की तरफ मुड़ गया। शानी ने अनजान बनते हुए बाबू से पूछा, बाबू उन तोतों का क्या बना? वो बोली, मुझे तो पता नहीं, मुझे हजरत साहब की बीबी ने दवा खिलाई थी, मुझे चक्कर से आने लगे थे, फिर मैं सो गई। मैं तो अगली सुबह ही जागी थी। पिंजरे में बस अब तोती रह गई है। तोते को उन्होंने उड़ा दिया होगा या फिर उसका कुछ और किया होगा। शानी ने कहा, तुम्हारा अंदाजा गलत है बाबू। मैंने अधखुले दरवाजे में से जरा सी झलक देखी थी। हजरत साहब की बड़ी बीबी ने लोहे की नोकदार सीख मार के तोते को मार दिया था। मेरा ख्याल है कि उसका गोश्त या खून किसी दवा में डाला गया होगा। बाबू ने कोई खास रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। बैरल करात की एक शिकन उसकी पेशानी पर आकर जरूर गायब हुई। जरा तवक्कुफ से वो बोली, हो सकता है ऐसा हुआ हो। दवा तो फिर दवाई होती है शानी,
पता नहीं कि डॉक्टरी और हकीमी दवाओं में भी क्या क्या डाला जाता है। तोते को किसने मारा ताती? मुन्ने ने पूछा। वो दूर बैठा था, फिर भी उसने आवाज सुन ली थी। किसी ने नहीं मारा, वो खुद मर गया सर्दी से, शानी बोली। मुन्ना खामोश हो गया, लेकिन अंदाजे से जाहिर था कि जवाब से उसकी तसल्ली नहीं हुई। बाबू सरगोशी में बोली, बड़ा दिमाग है इसका, जो बात सुनता है उसको अंदर ही अंदर सोचता रहता है, और जो बात सोचता है वो कई कई महीने तक किसके दिमाग में घुसी रहती है। फिर तुम इससे ऐसी वैसी बातें क्यों करती हो? शानी ने दुखी लहजे में कहा। क्या मतलब? शानी की आंखों में आंसू आ गए। तुमने इसे क्यों कहा कि तुम कहीं जाने वाली हो? तुम्हारे जाने के बाद बहादुर बने और नदीम भाई के साथ मिलकर पड़े, तुमने कहा था ना इससे। बाबू के चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया, लेकिन फिर वो संभल गई और खंसने लगी। तुम भी बिल्कुल निकम्मी हो, मजाक की बात भी नहीं समझती हो। मैं तो ऐसी लगी हुई थी इससे। बाबू, कभी कभी मजाक की बात में भी दिल की बात कर दी जाती है। शानी बदसूर आबदीदा थी। बाबू ने बड़ी मोहब्बत से उसके दोनों हाथ थामते हुए कहा, नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ। तुम देखना 8-10 दिन में बिल्कुल घोड़े की तरह हो जाऊंगी। मेरे दिल के अंदर से आवाज आ रही है कि अब मुझे बिल्कुल ठीक हो जाना है। पर बाबू देख शानी, बाबू ने एकदम उसकी बात काटते हुए कहा, तू मुझे बस 2-3 हफ्तों का टाइम दे, मैं तुझे एकदम ठीक होकर दिखा दूंगी। अल्लाह ने चाहा तो तू खुद कहेगी कि बाबू अब तू चारों खाने फिट है। अगर ऐसा ना हुआ ना तो फिर तू जिस डॉक्टर और हॉस्पिटल का कहेगी मैं वहां तेरे साथ चल दूंगी। शानी जवाब में कुछ कहना चाहती थी, मगर इसी दौरान में चौधरी बशीर एनेक्सी की तरफ आता दिखाई दिया। दोनों खामोश हो गई। आने वाले 8-10 दिनों में बाबू की हालत वाकई बदतरीन बेहतर होगी। उसकी आंखों गिर नजर आने वाले स्याह हल्के भी बदम होने लगे। वो खुश थी, मगर शानी अंदर से खुश नहीं थी। पता नहीं क्यों कोई शय अपने तेज नुकीले पंजों से अंदर ही अंदर इसके दिल को कुरीदती रहती थी। बाबू के हवाले से अब हर वक्त तड़का लगा रहता था। एक दिन उसने चौधरी बशीर से फिर बात की, उसे कायल करने की कोशिश की कि बाबू को लाहौर के दिल के हॉस्पिटल में ले जाया जाए और मुकम्मल चेकअप कराया जाए। चौधरी की बातों से तो यही लगता था कि वो खुद भी बाबू को लाहौर ले जाना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि रूहानी इलाज के साथ साथ उसका जिस्मानी इलाज भी जारी रहे, मगर बाबू की राय मुख्तलिफ थी। चौधरी बशीर ने सिगरेट का गहरा कश लेते हुए कहा, सच पूछो तो वो हॉस्पिटल जाने के नाम से ही बिलख जाती है। शायद किसी हद तक उसका डर भी है। ये इत्तेफाक है कि मकबूल के खानदान में 4-5 बंदों को किसी न किसी वजह से दिल का ऑपरेशन कराना पड़ा। उनमें से एक के सिवा कोई जिंदा नहीं बचा। पिछले साल मकबूल की सगी फूफी और उसके 2 महीने बाद एक चाचा इसी बीमारी की वजह से जान हार गए। पर बाबू अंदर से ठीक नहीं है, शानी ने लाचार लहजे में कहा। अगर ऐसा नहीं तो फिर इसने मुन्ने से ऐसी बातें क्यों की? कैसी बातें? शानी ने वो सब कुछ चौधरी बशीर को बताया जो उसने मुन्ने से सुना था। बाबू की तरह चौधरी बशीर ने भी कोई खास रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। कहने लगा, वो जब मूड में होती है ऐसी ऊट पटांग बातें करने लगती है, बहुत पुरानी आदत है इसकी। फिर जरा तवक्कुफ से बोला, तुम इन बातों को छोड़ो, क्या अब तुम्हें वो पहले से बेहतर नहीं लगती है? वो तो लगती है, लेकिन ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। दिल की बीमारी बड़ी पेचीदा है। डॉक्टर खुद भी हैरान होते हैं कि अच्छा भला बंदा बैठा बैठा मर जाता है और जिसकी सारी शरियानें ठप हो जाती हैं वो 50 साल और निकाल जाता है। लेकिन मैं सोचती हूँ, अच्छा छोड़ो इन बातों को। चौधरी ने एक बार फिर बेजारी से उसकी बात काटी। अब कोई और बात करो। वो सहम कर चुप हो गई। चौधरी के खराब मूड से अब उसे बहुत डर लगने लगा था। वक्त धीरे धीरे आगे सिरकता रहा। आने वाले दिन अजीब ढंग के थे। शानी वादे तौर पर ब्लैक मेल हो रही थी। चौधरी उसे बतदरीज करीब ला रहा था। वो अक्सर एनेक्सी में चला जाता था, उसके पास बैठता था, उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता था। उसके फिक्रे शदीद होते जा रहे थे। उसकी निगाहों की बेबाकी बढ़ती जा रही थी। शानी उसे दूर हटने की कोशिश करती तो वो उसे कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसे अगले रोज उसका रवैया मुन्ने और बाबू के साथ करख्त हो जाता था। वो उन दोनों को शानी की तरफ आने से रोक देता था और उसकी इजाजत के बगैर वो दोनों एनेक्सी में आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। 1-2 बार तो उसने मुन्ने को मारा भी था। मुन्ना रोता था तो बाबू भी रोती थी और वो बड़े नाजुक दौर से गुजर रही थी। उसकी सेहत का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता था। बाबू का जरा सा दुख भी शानी से देखा नहीं जाता था। वो फौरन हथियार फेंक देती थी। चौधरी के साथ अपना रवैया तब्दील कर लेती। फौरन ही चौधरी का रवैया भी घर वालों के साथ तब्दील हो जाता था। हाँ, ये तशद्दुद की अनोखी किस्म थी।
है।